नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम घटना चक्र दृष्टि एक वर्ष की सारी समसामयिक घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 की चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2021 निर्वाचन विधि या चुनाव कानून संशोधन विधेयक द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा द्वारा, 21 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा और 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति से ये कानून बन गया। स्मरणीय तथ्य: इस अधिनियम के जरिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में संशोधन किया गया। अधिनियम 2021 का उद्देश्य आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के माध्यम से दोहरे नामांकन के खतरे को रोकना है। इसके साथ ही पत्नी शब्द को पति और पत्नी से संशोधित किया गया ताकि इसको लिंग तटस्थ बनाया जा सके। तो स्पाउस यहाँ पे जोड़ा गया, तो इसमें वाइफ की जगह पे स्पाउस जोड़ा गया, आइदर हस्बैंड और वाइफ। अधिनियम 2021 के तहत 18 वर्ष की आयु मत देने के लिए पार कर चुके युवा को एक कैलेंडर वर्ष में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर अपना नामांकन कराने का मौका मिलेगा, जो पहले सिर्फ वर्ष में एक बार 1 जनवरी था। स्वापक औषधि और मन्हा प्रभावी संशोधन अधिनियम 2021 स्वापक औषधि और मन्हा प्रभावी NDPS संशोधन विधेयक द नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 को दिसंबर 13, 2021 को लोकसभा द्वारा और 20 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 29 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियम बन गया। स्मरणीय तथ्य: अधिनियम 2021 NDPS नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम 1985 में संशोधन करता है। सद्य अधिनियम स्वापक औषधि और मन्हा प्रभावी NDPS संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 के संशोधित अधिनियम में प्रारूपण ड्राफ्टिंग त्रुटि को सही करने के उद्देश्य से NDPS अमेंडमेंट अध्यादेश लाया गया था। प्रारूपण त्रुटि के तहत अधिनियम में अवैध गतिविधियों की परिभाषा बताने वाला क्लॉज नंबर बदल दिया गया, परंतु सेक्शन के नंबर को अभी नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने की सज़ा बताई गई थी। सद्य अधिनियम में सजा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया और उसमें पुराने क्लॉज नंबर की जगह नया क्लॉज नंबर जोड़ा गया। इसके साथ ही यह संशोधन 1 मई 2014 से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात जब वर्ष 2014 के संशोधन प्रभावी हुए थे। विदित हो कि जून 2021 में त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा इस विसंगति को चिन्हित किया गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 2021 उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2021 को 8 दिसंबर 2021 को लोकसभा और 13 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, वह कानून बन गया। कानून मतलब एक्ट बन गया। स्मरणीय तथ्य: अधिनियम 2021 निम्नलिखित में संशोधन करता है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1954, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्त अधिनियम 1958। उपरोक्त अधिनियम 1954 एवं 1958 भारत के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जजेस के वेतन और सेवा शर्तों को विनियमित रेगुलेट करते हैं। अधिनियम 1954 और 1958 के अंतर्गत सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। तो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए प्रावधान है। इसके साथ ही उन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। उल्लेखनीय है कि इस पैमाने में 5 आयु वर्ग हैं: न्यूनतम 80, 85,
90, 95 और 100 वर्ष। और आयु के साथ अतिरिक्त राशि बढ़ती जाती है, पेंशन या फैमिली पेंशन के 20% से 100%। संशोधित अधिनियम 2021 स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस माह की पहली तारीख से हकदार हो जाएगा जिस माह में वह संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु को पूर्ण कर रहा होगा। अब बात करते हैं बांध सुरक्षा अधिनियम, डैम सिक्योरिटी एक्ट, डैम सेफ्टी एक्ट 2021। बांध सुरक्षा विधेयक डैम सेफ्टी बिल 2019 को लोकसभा से 2 अगस्त 2019 को तथा 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा से पारित किया गया। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह अधिनियमित हो गया। स्मरणीय तथ्य: बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध के विफल हो जाने या होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। तो कई बार बाढ़ आ जाती है तो डैम टूट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो तो उसके लिए डैम सेफ्टी बिल में संशोधन किया गया और डैम सेफ्टी एक्ट बनाया गया। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान शामिल है। तो ये 2 निकाय हैं। केंद्रीय जल आयोग CWC के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन CDSO, सेंट्रल डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2019 में तैयार किए गए बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर 2019 नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स 2019 के अनुसार भारत 5,745 बड़े बांधों, लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लार्ज डैम्स, निर्माणाधीन बांध शामिल हैं इसमें, के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसमें से अधिकतर बड़े बांध महाराष्ट्र 2,394, मध्य प्रदेश 906 और गुजरात 632 में हैं। मतलब सारे बांध यहीं पर हैं ज़्यादातर। तो 3,000 के आसपास तो यहीं हो रहे हैं, 3,000 क्या 4,000 के आसपास यहीं हो रहे हैं। फिर कृषि विधि निरसन अधिनियम 2021। कृषि विधि निरसन विधेयक द फार्म लॉज रिपील बिल 2021 को 29 नवंबर 2021 को संसद द्वारा पारित किया गया। 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। स्मरणीय तथ्य: अधिनियम सितंबर 2020 में पारित 3 कृषि कानूनों को निरस्त रिपील करता है। निरस्त किए गए कानून, जो 3 कानून, वो निम्नलिखित है। पहला है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल CVC 2021 को 9 दिसंबर 2021 को लोकसभा, 14 दिसंबर 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति हुई। 14 नवंबर 2021 को इस अधिनियम को लागू माना जाएगा। स्मरणीय तथ्य: सद्यः अधिनियम अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। गौरतलब है कि नवीनतम अधिनियम केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में संशोधन करता है। तो जो CVC का 2003 का एक्ट था उसमें संशोधन हो रहा है। वर्ष 2003 का अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कथित तौर पर किए गए अपराधों की जांच हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संशोधन के तहत प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे प्रारंभिक नियुक्ति से 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2021, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2021, राज्यसभा द्वारा 14 दिसंबर 2021 को पारित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और इस अधिनियम को 14 नवंबर 2021 से लागू माना जाएगा।
स्मरणीय तथ्य: अधिनियम 2021 दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अध्यादेश 2021 का स्थान लेता है। सद्यः अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में संशोधन करता है। अधिनियम 1946 के अंतर्गत निदेशक का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष है। नवीनतम संशोधित अधिनियम के अनुसार निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से 5 वर्ष पूर्ण होने तक एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि अधिनियम 1946 दिल्ली पुलिस स्थापना केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान करता है। निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है एवं इस नियुक्ति हेतु एक समिति सरकार को सुझाव देती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं: पहला प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, तीसरा भारत में या भारत के पुलिस न्यायाधीश सीजेआई या सीजेआई द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है। पेटेंट संशोधन नियम 2021: केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन 21 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा या लागू हो गया है। स्मरणीय तथ्य: नवीनतम संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों हेतु पेटेंट फीस में 80% तक की कटौती की गई है। 80% तक की कटौती की गई है। इसका उद्देश्य नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है, तो इनोवेशन को बढ़ावा देना है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन करना है। उल्लेखनीय है कि अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। किसी शैक्षणिक संस्थान से आशय केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय से है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणामस्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला समय वर्ष 2015 के औसत 72 महीनों से घटाकर वर्तमान में 12 से 30 महीने हो गया है, और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में पर भी निर्भर करता है, जो टेक्नोलॉजी के एरियाज़ पर भी निर्भर करता है कि कौन सी की जगह पर आप किस चीज़ का पेटेंट करा रहे हो। पेटेंट आवेदकों के अंतिम निपटान का समय, जिसमें अब तक कुछ वर्ष लगते थे, भी पहले से घटकर औसतन 48 महीने हो गया है। पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय वर्ष 2021 के अंत में कम होकर औसतन 24 से 30 महीने रह गया है। ड्रोन नियम 2021 मानव रहित विमान प्रणाली UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और UAV अनमैन्ड एयरक्राफ्ट या एरोनॉटिक व्हीकल को आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। 25 अगस्त 2021 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 UAS रूल्स 2021 को अधिसूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसे स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन की प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त मुक्त उड़ान हरित जोन, फ्री टू फ्लाई ग्रीन जोन्स की उपलब्धता भी बहुत कम थी। प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित UAS नियम 2021 को रद्द कर उसके स्थान पर एक नई उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय किया। तो ये जो नई वाली है वो लिबरल नियमावली है, लिबरल रूल्स हैं। ओके। स्मरणीय तथ्य: नए उदार ड्रोन नियम 2021 के तहत अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो लगता था, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि। प्रपत्रों की संख्या 25 से घटाकर के 5 एवं 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है। शुल्क की मात्रा को घटाकर नाममात्र स्तर पर कर दिया गया है, जिनका ड्रोन के आकार के साथ कोई संबंध नहीं है। उदाहरण: रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन हेतु 3000 रुपये था, उसे सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और 10 वर्षों तक वैध रहेगा। विभिन्न प्रकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा।
इसमें मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा एवं अधिकांश अनुमतियाँ स्वजनित होंगी। हरित क्षेत्रों ग्रीन जोन्स में 400 फीट 120 मीटर तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट यानी 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो 8 से 12 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वाले क्षेत्र में 200 फीट इसके बीच में कह रहे हैं, 8 से 12 किलोमीटर के बीच में कह रहे हैं, मतलब 8 किलोमीटर तक तो कोई उड़ान नहीं है, नो परमिशन है, रेड जोन है। 8 से 12 किलोमीटर के बीच में 200 फीट यानी 60 मीटर तक वर्टिकल आप उड़ान भर सकते हैं, उसके लिए मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। हवाई अड्डे की परिधि से पीले येलो क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो येलो जोन की बात कर रहे हैं। माइक्रो ड्रोन गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु एवं नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। भारत में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT द्वारा नियमित किया जाएगा। नियम के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है। नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन जियो फेंसिंग आदि जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद ड्रोन प्रमोशन काउंसिल DPC की स्थापना की जाएगी। 105वां संशोधन संविधान अधिनियम 2021। तो 105वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो अब एक्ट बन गया है उसकी बात करते हैं। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, तो ये था 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 127वां था। और एक्ट कौन सा है? 105वां है। 2021 की बात कर रहे हैं हम। 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधेयक को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित किया गया। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की पहचान आइडेंटिफाई करने की राज्य की शक्ति को बहाल करना है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 102वें संविधान संशोधन के लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने बाहर करने की राज्य की शक्ति समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी राज्य की शक्ति। उल्लेखनीय है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। हालांकि नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों हेतु ही सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से ही पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित नोटिफाइड कर सकता है। यह केंद्रीय सूची सेंट्रल लिस्ट होगी जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। नवीनतम संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक द नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति हुई और एक्ट बन गया। स्मरणीय तथ्य, इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के गठन 5 जुलाई 2021 तक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्यों और लिए गए निर्णयों एवं दायित्वों को सुरक्षित बनाना है। यह अधिनियम गुणवत्ता एवं सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में
सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करता है। 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। तो 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया है। 1973 के अधिनियम के माध्यम से होम्योपैथिक शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। वर्ष 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। 2021 का अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड 1973 के अधिनियम के तहत अधिशासी बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया गया माना जाएगा और यह लागू रहेगा। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 2 अगस्त 2021 को लोकसभा, 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और अधिनियम बन गया। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा। नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान है। 1972 के अधिनियम में निर्दिष्ट बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था। नवीनतम अधिनियम इस प्रावधान को हटाता है। नवीनतम अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, जो कि अग्नि, समुद्र, विविध बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और इन्यूटी सर्टेन को सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति एवं नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को कम करता है। अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। तो जो ये अधिनियम है बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने 15 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके साथ ही आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण विधेयक द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 का मसौदा भी सरकार को सौंपा। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अपने मूल स्वर में विधेयक का यह मसौदा एक बच्चा नीति वन चाइल्ड पॉलिसी को प्रोत्साहित करता है तथा 2 बच्चा नीति पर आधारित है, 2 चाइल्ड पॉलिसी पर आधारित है। इसमें उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने और उसे स्थिर बनाए रखने संबंधी प्रावधान किए हैं। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान है कि किसी दंपति को 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर उसे कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, जैसे राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। राशन कार्ड में परिवार की अधिकतम 4 सदस्यों की सीमा तय कर दी जाएगी। राज्य सरकार से विभिन्न मदों में मिलने वाली सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी। प्रदेश में सरकारी नौकरी में आवेदन पर रोक और नौकरी में रहते हुए 2 से अधिक बच्चे होने पर प्रोन्नति से वंचित कर दिए जाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस कानून के मसौदे में 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायती एवं स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन अधिनियम 2021। निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम विधेयक 2021, द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा, 9 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 DICGC एक्ट 1961 में संशोधन करेगा। संशोधित अधिनियम 2021 बैंक पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है।
मॉरेटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। तो फिर से देख लेते से मॉरेटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर की सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि DICGC अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के इस स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिन के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई। तो जब कोई बैंक डूबने वाला है तो उस स्थिति में बैंक के स्थगन की स्थिति में ग्राहकों को 90 दिनों के अंदर अंदर 5 लाख रुपए तक निकालने की सुविधा दी गई। अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा रुपए पड़ा हुआ बैंक में तो वो बाकी का रुपए 5 लाख से ऊपर वाला वो आपको नहीं मिलेगा और 5 लाख तक रुपए आपको मिल जाएंगे, और जिसका 5 लाख ही पड़ा उसको पूरे 5 लाख मिल जाएंगे। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया था, जो वर्ष 1993 से अपरिवर्तित था। कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। कराधान विधि संशोधन विधेयक 2021 टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 6 अगस्त 2021 को लोकसभा, 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा और 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह विधेयक अधिनियमित हो गया, एक्ट बन गया। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 एवं वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। वर्ष 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। तो ये कांग्रेस सरकार के टाइम पर हुआ था। अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया हो तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर टैक्स की मांग नहीं की जाएगी। नवीनतम संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता टैक्स सर्टेनिटी लाना है। कर संबंधी निश्चितता लाना है, टैक्स सर्टेनिटी लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर या निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए आयकर से जुड़ी लंबित कार्रवाई को वापस ले लिया जाएगा। धन्यवाद।